फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जीके विद मी। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे फेजेस ऑफ टीचिंग के बारे में। आपको पता है इससे पहले मैं आपको बहुत सारे टॉपिक्स जो हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के वो पढ़ा चुकी हूँ। इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको लेवल ऑफ टीचिंग के बारे में पढ़ाया था, जिसमें हमने 3 लेवल पढ़े थे टीचिंग के। जैसे मेमोरी लेवल मैंने आपको पढ़ाया, अंडरस्टैंडिंग लेवल पढ़ाया, उसके बाद मैंने आपको रिफ्लेक्टिंग लेवल पढ़ाया है। ठीक है, तो ये तीनों हम पढ़ चुके हैं। तो आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो रहेगी आपके फेजेस ऑफ टीचिंग की, यानी कि शिक्षण की क्या क्या अवस्थाएं होती हैं और इसके साथ साथ शिक्षण के क्या चरण होते हैं। चरण और अवस्थाएं सेम ही बात है, या फिर आप फेजेस कह सकते हैं इन्हें। ठीक है, ये क्लास चाहे आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, जैसे DSSB का एग्जाम होगा उसमें टीचिंग एप्टीट्यूड आएगा, 100 मार्क्स का आने वाला है। ठीक है, इसके अलावा आपका जो एग्जाम रहेगा, जैसे आपके चंडीगढ़ PRT TGT PGT का एग्जाम है उसमें इंपॉर्टेंट रहेगा। अपकमिंग जनवरी में बहुत सारी टीचिंग वैकेंसीज आपको देखने को मिलने वाली है, तो सभी में ना आपका टीचिंग एप्टीट्यूड इंपॉर्टेंट रहता है। तो सबके पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्लास आपकी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप इस क्लास को देखना, और मतलब ये जो क्लास आपके लिए बहुत यूजफुल भी रहने वाली है। और आपके सिलेबस में टीचिंग एप्टीट्यूड दिया गया है, क्योंकि आप टीचर बनने जा रहे हैं तो आपको इन सब के बारे में पता भी होना चाहिए। तो इनके बारे में स्टार्ट कर देते हैं हम पढ़ना। सबसे पहला पॉइंट लिखा है फेजेस ऑफ टीचिंग, यानी कि शिक्षण के चरण कौन से हैं। तो हमारे पास शिक्षण के 3 चरण होते हैं। इन 3 चरणों के नाम है, सबसे पहले होता है प्री एक्टिव, यानी कि प्लानिंग वाला फेज, जहां पर हम प्लानिंग करते हैं कि हम बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे। उसके बाद होता है इंटरेक्टिव फेज। इंटरेक्टिव का मतलब होता है जहां पर टीचर और स्टूडेंट का क्या होगा, इंटरेक्शन होगा, या इसे हम इम्प्लीमेंट स्टेज भी कह देते हैं, क्योंकि यहाँ पर टीचर ने जितनी भी अपनी प्लानिंग्स की होती हैं उन सभी को टीचर क्या करता है, यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर देता है, लागू कर देता है। उसके बाद थर्ड जो फेज होता है उसका नाम है पोस्ट एक्टिव फेज, यानी कि ये सारा शिक्षण वगैरह हो जाएगा, उसके बाद का फेज है, सबसे लास्ट फेज है। आ गया समझ में? तो आपसे पूछा जा सकता है टीचिंग के कितने फेज हैं, तो आपके टीचिंग के 3 फेज हैं। जैसे आपके टीचिंग के लेवल भी 3 थे, वैसे ही आपके टीचिंग के फेज भी 3 दिए गए हैं। प्री फेज है, इंटरेक्टिव फेज है, और इसके साथ साथ पोस्ट एक्टिव फेज है। ठीक है, ये तीनों ही आपको अच्छे से याद रख लेने हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, प्री एक्टिव पर। अगर हम प्री एक्टिव की बात करते हैं तो प्री एक्टिव फेज को हम जानते हैं प्लानिंग फेज के नाम से, यानी कि इसमें हम क्या करने वाले हैं, पूरी हमारी प्रिपरेशन करने वाले हैं, पूरी प्लानिंग करने वाले हैं कि हम बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे, हमारे क्या रिसोर्स रहेंगे। तो ये सारे के सारे पॉइंट किस में होते हैं, प्री एक्टिव फेज में होते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम फॉर्मेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव करते हैं, यानी कि उद्देश्यों की स्थापना करते हैं। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आपका, 1 सेकेंड मार्कर चूज कर लेते हैं। तो यहाँ पर इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, फॉर्मेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव रहने वाला है। सबसे अब ये जो प्री एक्टिव फेज है इसके 4 प्रक्रियाएं होती है, यानी कि इसकी 4 स्टेजेस होती हैं प्री एक्टिव की। तो या ऐसा भी कह सकते हैं प्री एक्टिव के हमारे पास में 4 पार्ट है। सबसे पहले की बात करते हैं तो सबसे पहला पॉइंट जो है इसका नाम है मेंटल लेवल। ठीक है, तो सबसे पहला कौन सा लेवल होगा, मेंटल लेवल होगा। सेकंड की बात करेंगे तो सेकंड कौन सा है, स्टैंडर्ड ऑफ क्लास देखेंगे। थर्ड की बात करते हैं तो रिसोर्सेस क्या है क्लास में, ये सब देखेंगे। उसके बाद क्लास का एनवायरनमेंट कैसा है, ये सारी बातें इसमें चेक की जाएंगी। इस फेज में हम टीचर बनने की शुरुआत कर रहे हैं, तो मतलब ये जो आपका मेंटल लेवल है, मेंटल लेवल वाले फेज में हम क्या देखेंगे, जैसे हम क्लास में बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी क्लास के जो बच्चे हैं उनका मेंटल लेवल कैसा है। हमारी क्लास में बच्चे इंटेलिजेंट हैं, या फिर एवरेज बच्चे हैं, या फिर एवरेज से भी कम है, या बहुत ज्यादा सुपीरियर चाइल्ड है। तो क्या सब देखकर हम बच्चों को पढ़ाने जाएंगे तो सबसे पहले हम क्या सोचेंगे कि बच्चों का मेंटल लेवल कैसा है, उसी के अकॉर्डिंग हम उन्हें पढ़ाएंगे, उसी के अकॉर्डिंग हम हमारे मेथड्स को डिसाइड करने वाले हैं। इसके बाद सेकेंड फेज की बात कर लेते हैं, तो इसमें है स्टैंडर्ड ऑफ क्लास। यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि बच्चे की जो क्लास है वो कौन सी है। यहाँ पर आप ऐसा तो नहीं कर सकते कि आपकी क्लास 10th है और पढ़ा रहे हैं आप ग्रेजुएशन का, तो ये सब तो आप नहीं कर सकते। तो आपको किसको ध्यान में रखकर अपना जो प्लान बनाना है, स्टैंडर्ड यानी कि उसकी क्लास को देखकर आपको उसका जो प्लान है वो करना है। ठीक है, इसके बाद रिसोर्सेज इन क्लास की बात कर लेते हैं कि आपकी क्लास में कैसे कैसे रिसोर्सेज हैं। अब मान लो जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है, तो मेरे पास अभी डिजिटल बोर्ड वगैरह कुछ नहीं है, पेन टैब वगैरह कुछ नहीं है, तो मैं क्या देखूंगी, मैं ये देखूंगी कि अगर मेरे पास ये सारी चीजें अवेलेबल नहीं है तो कौन सी ऐसी चीजें हो जिससे मैं बच्चों को अच्छे ढंग से समझा सकूं।
तो ये सब किसकी इंपॉर्टेंस बता रहे हैं कि हमारी क्लास में क्या क्या रिसोर्सेज हैं, उसको ध्यान में रखकर ही मैं क्या करने वाली हूँ, अपनी टीचिंग करने वाली हूँ। इसके बाद मैं चेक करूंगी कि क्लास का एनवायरनमेंट कैसा है। ठीक है, तो ये 4 क्या है, लेवल है प्री एक्टिव फेज के, जिसे हम प्लानिंग फेज के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं, इस फेज में जब भी हम टीचिंग करने की शुरुआत करते हैं तो वह सभी प्लानिंग हमारी किस में शामिल हो जाती है, प्री एक्टिव फेज में शामिल हो जाती है। हम जब भी क्लास में बच्चों को पढ़ाने जाएंगे उससे पहले जितनी भी हमने प्लानिंग्स की हैं, जो भी हमने चेक किया है, वो सब किस में जाता है, हमारा प्री एक्टिव फेज में शामिल हो जाता है। ठीक है, तो इस फेज में क्या जाता है, जब हम टीचिंग करने की शुरुआत कर रहे होते हैं तो सभी प्लानिंग्स हमारी प्री एक्टिव फेज में शामिल हो जाती हैं। इसके बाद है यहाँ पर टीचर देखता है कि क्या उद्देश्य है, ये मैंने अभी आपको बताया था। यहाँ पर टीचर क्या चेक करेगा, बच्चों का मेंटल लेवल चेक करता है। तो यहाँ पर देखता है कि मेंटल लेवल क्या है, कि आप अपने क्लास के स्टूडेंट्स को, मतलब आप अपने क्लास के स्टूडेंट्स को देखेंगे कि वो मॉडरेट है, मतलब हाई आईक्यू है उनका, लो आईक्यू है, सुपीरियर है या सुपीरियर से कम है, या फिर आपकी क्लास में प्रतिभाशाली बच्चे हैं, गॉड गिफ्टेड चाइल्ड है। तो सबको ध्यान में रखकर ही आप क्या करेंगे, प्लानिंग करने वाले हैं। इसके बाद सेकंड बात कर लेते हैं, स्टैंडर्ड को ध्यान में रखकर पढ़ाएंगे। हमारे पास क्या क्या रिसोर्सेज अवेलेबल है उसको देखकर हम पढ़ाएंगे, उसको देखकर हम प्लानिंग करेंगे। इसके साथ जैसे क्लास का एनवायरनमेंट क्या है, तो ये सारी बातें ही हमें क्या करते हैं, यहाँ पर एक तरीके से प्लानिंग करते हैं। ठीक है, तो यहां तक का आ गया समझ में। इसके बाद इसका सेकंड पॉइंट है मेकिंग डिसीजन अबाउट सब्जेक्ट मैटर। इसी का पार्ट है ये, जो भी मैं बता रही हूं आपको, जो प्री एक्टिव फेज है इसी का पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका सेकंड पॉइंट है मेकिंग डिसीजन अबाउट सब्जेक्ट मैटर। अब आपको जो पढ़ाना है उसके बारे में आप क्या करेंगे, यहाँ पर डिसीजन लेंगे। जैसे मुझे आपको पढ़ाना है तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले क्या सोचा, मैंने सबसे पहले यहाँ पर 2 दिन तक दिमाग लगाया था कि मैं आपको क्या पढ़ाऊं जो आपके काम आए। ठीक है, ऐसे ही तो मैं नहीं पढ़ा सकती थी कि आपके एग्जाम ओरिएंटेड ना हो और मैं आपको कोई भी ऐसे ही कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाने लग जाऊं या आपको चाइल्ड पेडागोजी पढ़ाने लग जाऊं जो आपके टीचिंग एप्टीट्यूड में काम ना आए। तो पढ़ाने से पहले टीचर क्या देखता है, मेकिंग डिसीजन लेता है सब्जेक्ट मैटर पर कि उसे क्या पढ़ाना है। ठीक है, हमें जो भी सब्जेक्ट मैटर पढ़ाना है उसका हम क्या लेते हैं, यहाँ पर निर्णय लेते हैं। ये डिसीजन लेने से पहले 4 पॉइंट्स को हम ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो जब भी हम ये जो सब्जेक्ट मैटर को चूज कर रहे हैं तो उसको चूज करने से पहले हमें क्या क्या बातें ध्यान में रखनी है, इसके भी 4 पॉइंट्स हैं। सबसे पहले ज्ञान, यानी कि सबसे पहले उसकी नॉलेज प्रोवाइड कराएंगे, इंफॉर्मेशंस को कलेक्ट करेंगे या वो हमारे पास अवेलेबल है भी या नहीं भी। ठीक है, इसके बाद हमारा जो मैटर है वो ऐसा होना चाहिए जो हमारे कंसेप्ट बिल्ड करे। सबसे पहले तो मैटर ऐसा हो जिससे आपको नॉलेज प्रोवाइड हो, जिससे मैं आपको इंफॉर्मेशन दे सकूं, आपके काम में आए। उसके बाद कंसेप्ट बनते हो आपके उससे। ठीक है, इसके बाद उसके साथ साथ आपकी स्किल्स उसमें डेवलप होती हों। इसके अलावा स्ट्रक्चर ऑफ कंटेंट, कि मतलब मुझे ये भी पता होना चाहिए कि कैसे मैं इस चैप्टर को आगे लेकर जाऊंगी। जैसे मैंने सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ाई, लेवल पढ़ाए, मैक्सिम्स पढ़ाए। ठीक है, तो ये सारे के सारे एक स्ट्रक्चर वे में पढ़ाए हैं। तो स्ट्रक्चर भी होना चाहिए कंटेंट का। मैं ऐसे तो नहीं पढ़ा सकती कि एक क्लास टीचिंग की करा दी, एक क्लास चाइल्ड एक्ट की करा दी, तो ऐसे तो क्या हो जाता है, मिसमैच हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, जो कंटेंट है, स्ट्रक्चर ऑफ कंटेंट को भी यहाँ पर देखा जाएगा। तो यहाँ पर 4 पॉइंट्स थे। सबसे पहले ज्ञान प्रोवाइड कराना, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराना है। सेकंड की बात करते हैं तो कंसेप्ट को बिल्ड करना है। थर्ड की बात करते हैं तो स्किल डेवलप करना है। फोर्थ की बात करते हैं तो स्ट्रक्चर ऑफ कंटेंट को भी हम ध्यान में रखते हैं। ये सब किस में आता है, आपके सब्जेक्ट मैटर के डिसीजन लेने से पहले आप इन सब चीजों को ध्यान में रखते हैं। मतलब जब आप सब्जेक्ट मैटर का डिसाइड कर रहे हैं तो आपको इन चारों चीजों को ध्यान में रखना होता है। ठीक है, आ गया समझ में। ये प्री एक्टिव फेज के ही पार्ट है। इसके बाद हम पढ़ते हैं अरेंजमेंट्स ऑफ आइडियाज एंड स्टाइल। ठीक है, ऑफ टीचिंग। यहाँ टीचर जो है वो कंटेंट क्रिएट करने के बाद डिसाइड करता है कि उसे किस तरीके से यहाँ पर पढ़ाना है। तो इसका थर्ड पार्ट क्या है, अरेंजमेंट ऑफ आइडियाज एंड स्टाइल ऑफ टीचिंग। अब वो क्या करेगा, अपने जो आइडियाज हैं या उसकी जो टीचिंग स्टाइल है उन सबको क्या करने वाला है, यहाँ पर अरेंज करने वाला है। यहाँ पर टीचर क्या करेगा, कंटेंट क्रिएट करने के बाद डिसाइड करेगा कि अब उसे किस तरीके से पढ़ाना, क्या मैक्सिम्स होने चाहिए और इसके साथ साथ उसके क्या मेथड होने चाहिए, कौन से मेथड से वो पढ़ाए कि उसको आपको सब कुछ समझ में आ जाए। तो ये किसमें है, अरेंजमेंट ऑफ आइडियाज एंड स्टाइल ऑफ टीचिंग में आता है। तो यहाँ पर लिखा है कि वो किस तरीके से यहाँ उसे बच्चों को पढ़ाना है, उसके मैक्सिम्स क्या है, उसके मेथड्स क्या है।
वह कौन से शिक्षण सूत्र और विधियों का क्या करेंगे, पालन करेंगे। तो ये क्या था, थर्ड पॉइंट था यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद हम फोर्थ पॉइंट पर चलते हैं, डेवलपमेंट ऑफ टीचिंग स्ट्रेटेजीज। जैसे प्राइमरी लेवल पर टीच करना, अब आपको ना यहाँ पर क्या डेवलप करनी पड़ेगी, अपनी टीचिंग स्ट्रेटेजीज को डेवलप करना पड़ेगा कि आप क्लास में जाएंगे तो आपकी क्या स्ट्रेटेजीज रहेंगी। अगर आप मान लो प्राइमरी लेवल पर पढ़ा रहे हैं तो आप आज ये सोच कर जाएंगे कि आज मुझे प्लेवे मेथड से बच्चों को समझाना है, तो उसके लिए आप अलग स्ट्रेटेजी बनाएंगे। अगर आप क्लास में जा रहे हैं, आपने ये सोचा है कि आपको अगर उसे, तो यहाँ पर आपको अगर मान लो आपको आप ये सोच कर जा रहे हैं कि आज आपको क्लास में बच्चों को 2 की टेबल लर्न करानी है, तो आप क्या सोचेंगे कि आज मुझे लेक्चर मेथड से पढ़ाना है, या फिर कुछ भी आपको अल्फाबेट बताने हैं तो आप उसे लेक्चर मेथड से बताएंगे। जैसे मान लो मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मैं लेक्चर मेथड से आपको पढ़ा रही हूँ, तो यहाँ पर मेरी स्ट्रेटेजीज अलग है, ठीक है। तो डेवलपमेंट ऑफ टीचिंग स्ट्रेटेजी, जैसे प्राइमरी लेवल पर टीच करना है तो टीचर डिसाइड करेगा कि प्लेवे मेथड से पढ़ाएगा या उसकी, तो यहाँ पर उसकी स्ट्रेटेजीज जो है वो अलग रहेंगी। अगर वो लेक्चर मेथड से पढ़ा रहा है तो वो किसका अप्लाई करेगा, यहाँ पर ब्लैक बोर्ड का यूज करेगा। अब हमारे पास तो ब्लैक बोर्ड नहीं है तो हम तो यहाँ PDF से ही पढ़ा सकते हैं। तो वैसे तो बोर्ड भी है मेरे पास में, बट बोर्ड में ना ऐसा होता है कि कई बार वॉइस प्रॉब्लम हो जाती है, मेरा माइक खराब हो रखा है तो माइक नहीं लिया अभी मैंने, ठीक है। तो माइक की प्रॉब्लम है वहां पर, और बोर्ड पर ऐसा भी होता है हमें कई बार बहुत क्लियर भी नहीं दिखता, ठीक है ना, और कैमरा भी नहीं है, फोन से ही वीडियो बनानी पड़ती है। तो इसलिए मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं आपको PDF से ही पढ़ाऊं, क्योंकि PDF में लिखा हुआ भी समझ में आ जाता है और वैसे भी आपको समझ में आ जाता है, आप इससे अपने नोट्स भी बना सकते हैं। तो इसीलिए मैं PDF से पढ़ाना प्रेफर करती हूँ। पहले मैं बोर्ड से पढ़ाती थी, लेकिन वहां पर कई बार ऐसा होता है कि साफ दिखाई नहीं देता, लाइटिंग की प्रॉब्लम हो जाती है, वॉइस की प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन इसमें थोड़ी प्रॉब्लम मुझे कम होती है, आपको भी सही समझ में आ जाता होगा। तो इसीलिए लेक्चर मेथड से जो पढ़ाएंगे तो किस पर पढ़ाएंगे, ब्लैक बोर्ड से पढ़ाएंगे। तो सबकी क्या है, पढ़ाने की अलग अलग स्ट्रेटेजी को आपको डेवलप करना पड़ेगा कि आज अगर हमें प्लेवे मेथड से पढ़ाना है तो हमारी स्ट्रेटेजीज अलग है, और अगर हमें लेक्चर मेथड से पढ़ाना है तो हमें उसके लिए ब्लैक बोर्ड का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। आ गया समझ में यहाँ पर। तो यहाँ तक हमने पढ़ा है, यहाँ मैंने आपको बताया प्री एक्टिव फेज के बारे में। प्री एक्टिव फेज में हमने क्या क्या पढ़ा है, यहाँ पर हमने जाना है सबसे पहले प्लानिंग फेज था, इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। मेंटल लेवल था, स्टैंडर्ड ऑफ क्लास देखेंगे, रिसोर्सेज देखेंगे और एनवायरनमेंट देखेंगे, ठीक है। इसके बाद हमने यहाँ पर पढ़ा था, ये सारा मैं आपको बता चुकी हूँ। इसके बाद सेकंड पर मैंने आपको बताया मेकिंग डिसीजंस लेंगे अबाउट सब्जेक्ट मैटर के बारे में हम डिसाइड करेंगे कि जो सब्जेक्ट है वो नॉलेज प्रोवाइड कराने वाला होना चाहिए, उससे आपके कंसेप्ट बनने चाहिए, उससे आपकी स्किल्स डेवलप होनी चाहिए, स्ट्रक्चर ऑफ कंटेंट को आप ध्यान में रखेंगे। इसके बाद मैंने आपको थर्ड पॉइंट पर बताया अरेंजमेंट ऑफ आइडियाज एंड स्टाइल ऑफ टीचिंग, कि अब आप कौन से मेथड्स को यूज करेंगे, ये सब चीजें आप यहाँ पर डिसाइड कर लेंगे। उसके बाद फोर्थ पार्ट पर मैंने बताया है कि आपकी टीचिंग स्ट्रेटेजीज क्या रहेंगी, आप उन्हें किस तरीके से डेवलप करेंगे। तो ये सारे के सारे पॉइंट आप कब कर लेंगे, टीच करने से पहले के पॉइंट है ये, इसीलिए इसको क्या नाम दिया गया, प्री नाम दिया गया। जहां पर भी प्री दिखाई देता है इसका मतलब वो पहले वाली स्टेज के बारे में बात कर रहा है। जैसे आप एग्जाम देते हैं तो प्री क्वालिफाई हो गया, एंड देन आप मेंस क्वालिफाई करेंगे, तो प्री मतलब पहले वाला पॉइंट है ये, ठीक है। तो प्री एक्टिव फेज का मतलब क्या है कि हम टीचिंग से पहले क्या क्या स्ट्रेटेजीज बनाएंगे, क्या क्या चीज फॉलो करेंगे, वो सब किस में है, प्री एक्टिव फेज में है, ठीक है। ये जितने पॉइंट मैंने आपको बताए हैं इन सबको आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। सेकंड हमारा स्टेप है, मैंने आपको कहा था तीन फेज है इसके, तो एक फेज मैं आपको पढ़ा चुकी हूं। अब हम बात कर लेते हैं सेकंड फेज की, ठीक है। इसको हम जानते हैं इंटरेक्टिव फेज के नाम से, या फिर हम इसे इम्प्लीमेंट स्टेज के नाम से भी जान सकते हैं। इसे इम्प्लीमेंट स्टेज इसलिए कहा गया है क्योंकि जो हमने प्री एक्टिव फेज में डिसाइड किया था वो हम इस इंटरेक्टिव फेज में क्या करने वाले हैं, इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, या हम इसमें बच्चों के साथ इंटरेक्ट करने वाले हैं, बच्चों को सिखाने वाले हैं। तो इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया है, इंटरेक्टिव फेज रखा गया है, या फिर इसका नाम इम्प्लीमेंट स्टेज रखा गया है। जो भी प्री एक्टिव में हमने डिसाइड किया था उसको सेकंड फेज में हमने क्या कर दिया है, इंप्लीमेंट किया है। और यहीं पर आपकी क्या होती है, एक्चुअल और रियल टीचिंग, रियल क्लासरूम टीचिंग यहीं पर होती है। तो ये पॉइंट याद रखना है, इंटरेक्टिव वाले में क्या होती है, रियल टीचिंग होती है, क्योंकि यहाँ पर आप क्या करते हैं, बच्चों के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। अब मान लो पहले मैं जितना भी प्रोसेस कर रही थी, जैसे PDF वगैरह बना रही थी, नोट्स बना रही थी, तो मेरा वहां पर कोई टीचिंग नहीं था, वहां पर सब मैंने क्या किया, प्लानिंग किया है। तो टीच करने से पहले की प्लानिंग थी, लेकिन अब मैं क्या कर रही हूँ, हम इंटरेक्टिव फेज में है, अब मैं यहाँ पर इंप्लीमेंट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, तो हम इसे क्या कह सकते हैं, ये क्या है, एक्चुअल क्लासरूम रियल या फिर टीचिंग है, ठीक है।
इसके बाद हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं, हमारे पास में इसके 3 टाइप हैं। सबसे पहले बात करते हैं परसेप्शन की। परसेप्शन होता है प्रत्यक्षीकरण करना, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है इसका, परसेप्शन। परसेप्शन में क्या आता है, प्रत्यक्षीकरण करना। यानी कि जैसे आप क्लासरूम में गए हैं, क्लासरूम में जाएंगे, क्लासरूम में जाकर देखेंगे कि क्लास का साइज क्या है, क्लास में कितने बच्चे हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, ठीक है, हम उन बच्चों को कैसे मैनेज करूंगी मैं, ठीक है, उनको कैसे पढ़ा सकती हूँ, क्लास में कौन से लर्नर है, स्लो लर्नर तो नहीं है। तो ये सारा का सारा जो ओवरव्यू लेते हैं हम क्लास में जाने के बाद, वो सब किस में आता है, परसेप्शन में आता है, या उसे ही हम प्रत्यक्षीकरण के नाम से भी जानते हैं। तो ये सब किस में है, आपका परसेप्शन में है। क्लास में जाकर क्लास के साइज, मैनेज, स्लो लर्नर, गॉड गिफ्टेड सभी को देखेंगे कितने स्टूडेंट्स हैं, ये सब किस में आएंगे, परसेप्शन में आएंगे, ठीक है। आ गया समझ में। इसके बाद सेकंड पॉइंट की बात करते हैं डायग्नोस की। डायग्नोस का मतलब होता है निदान करना, ठीक है। तो क्लास में पढ़ाना शुरू करने के बाद हम देखेंगे कि बच्चों को पढ़ने में, मतलब यहाँ पर डायग्नोस करेंगे। अब हम क्लास में चले गए तो हमें यहाँ पर क्या करना है, निदान करना है। जैसे मैंने बच्चों को कुछ समझाया है, मतलब समझाते हुए पढ़ाना शुरू किया, तो उसके बाद मैं क्या देख रही हूँ कि बच्चों को कितना समझ में आ रहा है, कहीं पर उन्हें कोई गैप तो नहीं है लर्निंग में, कोई कठिनाई तो नहीं है, स्लो लर्नर तो नहीं है। तो उन सबका हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, डायग्नोस कर रहे हैं, उनका पता लगा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट परसेप्शन करेंगे, प्रत्यक्षीकरण करेंगे, देखेंगे। उसके बाद हम, मान लो मैं पढ़ाऊंगी तो मैं ये देखूंगी कि बच्चों को कहाँ पर समझने में कठिनाई आ सकती है, उन्हें कहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। इसके बाद रिएक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं। अब इसको हम कह सकते हैं रेमेडीज टाइप कह सकते हैं। जैसे आपने अपनी टीचिंग एप्टीट्यूड में, पेडागोजी में भी इनके बारे में पढ़ा होगा, जब बीएड की होगी तब भी इनके बारे में जाना होगा। तो डायग्नोज में क्या करते हैं हम, सबसे पहले पता लगाते हैं, लेकिन उसका इलाज किस में होता है, रेमेडियल टीचिंग में होता है। तो ये क्या है, रिएक्शन प्रोसेस होता है। यहाँ पर जैसे बच्चे की जो प्रॉब्लम आई है तो उसको हम क्या करेंगे, रेमेडीज देंगे। यहाँ पर हम देखेंगे कि हमें हमारे मेथड्स में क्या चेंज करने हैं, हमें बच्चे को किस तरीके से समझाना है, किस तरीके से बच्चे को अच्छे से समझ में आता है, कौन से ऐसे पॉइंट हैं जहां पर उसे समझने में प्रॉब्लम हुई है। तो ये सब क्या है, रिएक्शन प्रोसेस होता है। यहां बच्चों की प्रॉब्लम प्रतिक्रिया को हम रेमेडीज देंगे, रिफ्लेक्ट करेंगे कि प्रॉब्लम दूर हुई या नहीं, ठीक है। तो यहां पर है, ये था आपका रिएक्शन फॉर्मेशन। तो रिफ्लेक्ट करेंगे कि प्रॉब्लम दूर हुई है या नहीं हुई है। इसी स्टेज में हम लर्निंग को क्या कर रहे हैं, इनहेंस कर रहे हैं। तो ये क्या है, आपका रिएक्शन प्रोसेस है। यहाँ बच्चे की प्रॉब्लम्स को हमने रेमेडीज दी हैं, रिफ्लेक्ट किया है कि प्रॉब्लम दूर हो गई या नहीं हुई, लर्निंग को हमने यहाँ पर इनहेंस कर दिया। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं, थर्ड पॉइंट की। ये भी आपकी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितने आपके दोनों पॉइंट्स इंपॉर्टेंट थे। यहाँ पर इसका नाम है पोस्ट एक्टिव फेज। ये आपका टीचिंग के बाद का फेज होगा। यहाँ पर आप सबसे इंपॉर्टेंट क्या करेंगे, इवेल्युएशन करेंगे। इसको भी यहाँ पर इसके कुछ पार्ट्स हैं, जैसे डिटरमाइनिंग द एग्जैक्ट डिजायर आउटकम। यहाँ पर आपको डिटरमाइन करना है कि जो भी आपने देखा है उसकी एग्जैक्ट आउटकम आपको मिली है या नहीं मिली है। जितना भी आपने बच्चे को लर्न कराया है उसकी क्या आउटकम रही है, आपने जितना पढ़ाया उसका क्या रिजल्ट रहा। तो टीचिंग के बाद हम देखेंगे कि यहाँ बच्चे के व्यवहार में चेंज हुआ है या नहीं हुआ है, उसकी क्या आउटकम रही है। ये सब किस में आता है, पोस्ट एक्टिव फेज में आता है। इसके बाद है यूजिंग एप्रोप्रिएट इवेल्युएशन टेक्निक। यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, एप्रोप्रिएट इवेल्युएशन टेक्निक को फॉलो करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम कैसे कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव वे में भी कर सकते हैं और सब्जेक्टिव वे में भी कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव में जैसे हम यहाँ पर क्या पूछेंगे, बच्चे से एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, ट्रू फॉल्स पूछ सकते हैं, ठीक है, या फिर वन वर्ड वाले क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। सब्जेक्टिव में हम उससे लिखवा कर पूछ सकते हैं, ऐसे वगैरह, मतलब ऐसे वगैरह लिखवा कर क्वेश्चन आंसर्स की फॉर्म में उससे राइट करा के हम उसका क्या कर सकते हैं, इवेल्युएशन कर सकते हैं। तो ये क्या है, एप्रोप्रिएट इवेल्युएशन की टेक्निक्स हैं, ठीक है। आ गया समझ में। इसके बाद यहाँ लिखा है टीचिंग के बाद, चैप्टर एंड के बाद हम बच्चे को कुछ टेस्ट देते हैं। तो वो टेस्ट कैसे हो सकते हैं, हमारे ऑब्जेक्टिव भी हो सकते हैं, सब्जेक्टिव भी हो सकते हैं। हम अपनी मर्जी से जैसे चाहे बच्चे का इवेल्युएशन कर सकते हैं। इसके बाद थर्ड पॉइंट है चेंजिंग द स्ट्रेटजीज ऑफ टीचिंग। अब यहाँ पर हम देखेंगे सारा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव देने के बाद हमने देखा, जैसे भी हम चेक कर रहे हैं, हमने देखा कि उसको कहाँ कहाँ प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी। तो उसके बाद हम क्या कोशिश करेंगे कि हमारी स्ट्रेटेजीज में क्या चेंज होने चाहिए। तो हम रिफ्लेक्ट करेंगे, यानी कि हम विश्लेषण करेंगे। सबसे लास्ट में होगा ये कि अब क्या कमी रह गई है,
कौन सी यहाँ पर प्रॉब्लम आई थी। तो ये सारा का सारा किस में करने वाले हैं, अपनी स्ट्रेटेजीज को चेंज करने में करने वाले हैं। और ये किसका हिस्सा है, पोस्ट का हिस्सा है, ठीक है। तो सबसे लास्ट वाला हिस्सा है, ये सबसे लास्ट वाला फेज है। तो विश्लेषण करेंगे कि हमारी टीचिंग यूजफुल थी या नहीं थी, तो और हमें इसमें क्या क्या चेंज की नीड है। आ गया समझ में यहाँ तक। इसके बाद मैंने बस इसको एक बार सम अप करके लिख दिया है, ताकि आप इसको बच्चे से एक बार समराइज कर सके कि आपने आज की क्लास में क्या क्या पढ़ा था, ठीक है। ये भी बहुत जरूरी होता है, लास्ट में अगर हम समराइज कर लेते हैं सारी चीजों को तो हमें एक आउटपुट से मिल जाती है, हमें पता लग जाता है कि आज की क्लास में हमने क्या क्या सीखा है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया है प्री एक्टिव फेज। प्री एक्टिव फेज में क्या होता है, आपके गोल फिक्स होते हैं, आप गोल्स फिक्स करेंगे, डिसीजंस लेंगे आपकी स्ट्रेटेजीज के बारे में, आपके मेथड्स के बारे में, आपके टीचिंग स्टाइल के बारे में कि हमें किस तरीके से पढ़ाना है, कैसे लेसन प्लान बनाना है। तो ये सब किसका हिस्सा होते हैं, प्री एक्टिव फेज का हिस्सा होते हैं, ठीक है। इसके बाद सेकेंड स्टेप था आपका इंटरएक्टिव फेज। इंटरएक्टिव फेज की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका मेन मोटिव होता है डायग्नोस करना, निदान करना, एक्शन रिएक्शन फॉर्मेशन होना, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या है, आपका इंटरएक्टिव फेज है। यहाँ बच्चों के साथ आप क्या करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स की रेमेडीज करते हैं, उनको फाइंड आउट करते हैं। इसके बाद पोस्ट एक्टिव में क्या होता है, आप टेस्टिंग डिवाइस करते हैं, मापन करते हैं। मापन करने के बाद आप इवेलुएट करते हैं, फीडबैक और फॉलो अप करते हैं। फॉलो अप का मतलब आप यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं कि अब बच्चों को कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आ रही थी, एंड देन जब आप नेक्स्ट टाइम बच्चों को पढ़ाएंगे तो उनसे अब चीजों को चेंज कर देंगे या फिर कुछ ऐसा मेथड्स लेकर आएंगे जिससे बच्चों को समझने में कोई दिक्कत ना हो या वो आसानी से सीख सके। तो ये 3 फेज थे आपके, प्री एक्टिव फेज, इंटरएक्टिव फेज और पोस्ट एक्टिव फेज, ठीक है। तो ये टीचिंग के थे 3 फेज, और मैं ऐसी उम्मीद कर रही हूं कि आपको ये सारा का सारा जो मैंने आज समझाया है वो समझ में आ गया होगा, आपके लिए यूजफुल रहा होगा, ठीक है। तो मिलेंगे अब हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को शेयर नहीं किया है तो आप इसे शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से आगे भी आपको बेहतर कंटेंट देखने को मिलेगा। ये टीचिंग का सारा मैं आपको कंप्लीट कराने वाली हूँ, और इसके बाद साथ साथ मैं DSSB की क्लासेस भी शायद 1 जनवरी से स्टार्ट कर दूंगी, और 1 जनवरी से ही आपका डेली का करंट अफेयर्स भी रहेगा और DSSB की वहां पर क्लासेस भी रहेंगी, ठीक है। जैसे हिंदी इंग्लिश है, जीके है, तो ये सारा मैं सोच रही हूँ कराने का। तो ये शायद आपके लिए यूजफुल रहेंगी वो सीरीज भी। चंडीगढ़ PRT के लिए मैंने सारी SST पढ़ा दी है, करंट अफेयर्स मोस्ट ऑफ कंप्लीट है, बस उसकी क्लास रिकॉर्ड करनी रहती है। और इसके अलावा जनवरी से हम स्टार्ट करेंगे हमारी अब नई सीरीज को। ये तो रहेगी साथ में टीचिंग एप्टीट्यूड, एंड देन आपकी नई सीरीज भी रहने वाली है। और साइंस के लिए मैंने आपको बोला है कि मैंने आपको केमिस्ट्री करा दी है, और अगर आपको साइंस करनी है तो आप ल्यूसेंट की बुक से कर लीजिएगा, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप चैनल के साथ बने रहें। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।